अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हमारी क्लास के लिए बेताबी के साथ इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए आइए आज बग़ैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस ऑनलाइन क्लास जो हमारी उर्दू क्रैश क्लास चल रही है, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं MCQs की, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात। और हमारा जो प्लान है वो है 10 × 10 यानी 100। हम इसमें आपके साथ पिछले 3 किस्तों के अंदर हमने ये कोशिश की थी कि हर MCQs के साथ कम अज़ कम 15 के करीब आपके साथ MCQ डिस्कस करते हैं। यानी पिछले किस्त के अंदर हमने तकरीबन 40 MCQs 2 असबाग के मिलाकर हमने आपसे जो है वो हमने मौजू बहस बनाई थी, डिस्कस किया था हमने। और अब हम आज जा रहे हैं आगे मज़ीद जो है वो MCQs को डिस्कस करने। तो जनाब आज है हमारी किस्त नंबर 4 और किस्त नंबर 4 में उर्दू जो दवाज़ दहुम के दीगर असबाक हैं उनको आज हम अपना हदफ बनाते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के हमारे इस सिलसिले के अंदर जो चौथा एपिसोड है, ये चौथी किस्त है, इसके अंदर हम कौन सी आपके लिए MCQ लेकर आएँ। फिर आप तैयार हैं ना? तो अगर अब तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उन सब का भी फ़ायदा हो। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपनी किताबें और अपनी कॉपीज़ सामने खोल के रखिए, हाथों में कलम रखिए, ताकि जो बातें हम आपको बताने जाएंगे उसे आप फिर अपने साथ नोट करते जाइएगा। जी हाँ, तो चलिए आज के हमारे इस किस्त नंबर 4 के अंदर जो आपके पास हम लेकर आए हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, उनसे मुतालिक आपसे बात करते हैं। पिछली दफ़ा हमने 31 और 32 इन 2 MCQs को यानी जो यहाँ इस वक्त आपके सामने खाली जगह तौर पे नज़र आ रही हैं, इनको हमने अपना हदफ बनाया था और हमने आपसे कहा था कि अब हम आज जो है वो इंशाअल्लाह ताला 33 से यानी 33 से अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तरक्की पसंद अदब से माखूज़ कहानी डैश है और जो डैश की तख्लीक करदा है। तो जल्दी से चैट के अंदर जवाब बताइए कि किसकी तख्लीक करदा है और तरक्की पसंद अदब जो है उससे क्या लिया गया है। जी हाँ, मुझे यकीन है कि आपके जहनों में फ़ौरन वो सबक आ गया होगा। चैट के अंदर ज़रा जल्दी से बताइए मुझे। जी, हमेशा की तरह हमारे कुछ शागिर्द ऐसे हैं जो मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ों का इजहार कर रहे होते हैं। और जनाब 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 ये तेज़ी के साथ जो है वो चैट आना शुरू हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, तरक्की पसंद अदब से जो सबक लिया गया है वो सबक है हमारा डॉक्टर हसरत कास कंजवी ने, जिसका सिंधी कहानी से उर्दू में तर्जुमा किया है। और असल में इसके जो मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम रब्बानी आगरो साहब, जो 1933 में यानी 1933 में आप पैदा हुए थे। ग़ुलाम रब्बानी आगरो, जिन्होंने ये अफ़साना लिखा बदला के उन्वान से, और यह आपके सफ़ा नंबर 39 पर पेज नंबर 39 पर ये सबक आपका मौजूद है। इस अफ़साने का जो उर्दू में तर्जुमा किया है वो डॉक्टर हसरत कास कंजवी साहब ने। ये कहानी बुनियादी तौर पर सिंधी ज़ुबान में लिखी गई थी। सिंधी सकाफ़त का जो है बड़ा खूबसूरत मंज़र इसके अंदर पेश किया जाता है और इस कहानी को उर्दू में तर्जुमा किया डॉक्टर हसरत कास कंजवी ने। तो तरक्की पसंद अदब से माखूज़ कहानी है बदला, और जो डैश से माखूज़ है, कहाँ से माखूज़ है, तरक्की पसंद अदब से माखूज़ है। आपकी दरसी किताब के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसके मुसन्निफ़ ग़ुलाम रब्बानी आगरो हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हमने आपको बताई, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम तो आपको बताते हैं और इससे मुतालिक बहुत सारी कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो तैयार हो जाइए जल्दी से। जी हाँ, जवाब माशाल्लाह हमारे तमाम प्यारे प्यारे पुराने बच्चे जितने भी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ जवाबात यहाँ पर देना शुरू किए हैं। जनाब चैट के ऊपर मैं आऊँगा थोड़ी देर में, ज़रूर चैट में आप लोग ही देखूँगा, लेकिन आप लोग हाथ में कलम पकड़ लीजिए क्योंकि अब मैं आपको कुछ अहम कसीरुल इंतखाबी सवालात कहने लगा हूँ। मैं आराम आराम से इसको कहूँगा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी लिखना है क्योंकि हमें इसकी आदत डालनी होगी। सबसे पहले ग़ुलाम रब्बानी आगरो कब पैदा हुए? तो अभी आपको मैंने बताया 1933 में, 1933 में। इसी तरह ग़ुलाम रब्बानी आगरो कहाँ पैदा हुए? नौशहरो फ़िरोज़। जी हाँ, इसका जवाब है नौशहरो फ़िरोज़। अगर आप सही से लिखना चाहें तो देखिए इसका इमला
नून वाव नो, नो माने नया, ठीक है। और शहर लिखिए जिस तरह से शहर कराची लिखते हैं, शीन लटकन वाली है के साथ रे लिखते हैं, शहर, नो शहर, शहर के बाद वाव लगाइए तो उसको पढ़ा जाएगा नो शहरो। और फिरोज़, फे ये रे वाव जे, फिरोज़, नो शहरो फिरोज़ में ग़ुलाम रब्बानी आगरो साहब जो हैं वो पैदा हुए थे 1933 में, 1933 में। इसी तरह से इन्होंने सिंधी अदब बोर्ड में किस ओहदे पर कायम किया, यानी किस ओहदे पर काम किया आपने? सिंधी अदब बोर्ड, यानी सिंध का जो अदब है उसके ऊपर एक बोर्ड कायम किया गया और उस बोर्ड में आपने जिस ओहदे पर काम किया है वो सेक्रेटरी की हैसियत से आपने काम किया। तो जवाब है आपके पास सेक्रेटरी। इन्होंने सिंधी अदबी बोर्ड जो है, सिंधी अदबी बोर्ड में जिस ओहदे पर काम किया है वो सेक्रेटरी के ओहदे पर आपने काम किया है। इसी तरह चौथी MCQs आपके सामने हम लेके चल रहे हैं। ग़ुलाम रब्बानी आगरो किस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं? यानी अब आप बताइए ग़ुलाम रब्बानी आगरो किस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं? जनाब इसका जवाब, ये आपको मैं चौथी MCQs बता रहा हूँ, चौथी कसीरुल इंतखाब बता रहा हूँ। इसका जवाब आप लिखेंगे, जाहिर सी बात है सिंध अदबी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ रहा है तो जामा कराची तो हो नहीं सकता, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ हो नहीं सकता, NED यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती। इसका जवाब सिर्फ एक ही है। और जी हाँ, वेरी गुड, मुझे पहले ही यकीन था कि मेरे काफ़िले में बड़े समझदार बच्चे मौजूद हैं। सिंध अदबी बोर्ड, जाहिर सी बात जब आपका ताल्लुक़ उससे है तो सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ताल्लुक़ उसी से है, जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी। तो जनाब बिल्कुल इसका जवाब दुरुस्त है, सिंध यूनिवर्सिटी इसका जवाब है। ग़ुलाम रब्बानी आगरो यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे, वो है यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी। इसी तरह से ग़ुलाम रब्बानी आगरो किस मशहूर इदारे के डायरेक्टर रहे? अब आपने यहाँ पर यकीनी तौर पे यहाँ पर भी आपने पहचान लिया होगा कि किस उसके जो है वो आप यहाँ पर जो है वो रहें, और इसका नाम है जनाब, यहाँ पर आपको बताता चला कि ग़ुलाम रब्बानी आगरो किस मशहूर इदारे के डायरेक्टर रहे। उस इदारे का नाम नोट फरमा लीजिए, उस इदारे का नाम है जनाब अकादमी अदबियात पाकिस्तान। जी, अकादमी, यानी ये हम लिखते हैं अकादमी यानी एकेडमी, उसको उर्दू में हम अकादमी लिखते हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान, अदबियात अदब की जमा है और अकादमी अदबियात पाकिस्तान जो है वो हम यहाँ लिखते हैं जनाब। तो अकादमी अदबियात पाकिस्तान के आप जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं डायरेक्टर की हैसियत से। दोबारा बता देता हूँ, ग़ुलाम रब्बानी आगरो किस मशहूर इदारे के डायरेक्टर रहे? तो इसका जवाब है अकादमी अदबियात पाकिस्तान। इसी तरह से ग़ुलाम रब्बानी आगरो के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है और इसका जवाब है आबे हयात। आबे हयात इनके अफसानों का मजमुआ है और जो है वो इसका जवाब आप लिखेंगे आबे हयात। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और आपको बताते चलें कि अफसाना जो बदला है उसके हवाले से, बदला का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो इसका जवाब यकीनी तौर पे आप सबको मालूम है, डॉक्टर हसरत कास कंजवी। जी हाँ, डॉक्टर हसरत कास कंजवी साहब ने। गुलाब रोज़ाना रईस गौस बख्श को कितने रुपए देता था? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो गुलाब है वो यहाँ पर मरकज़ी किरदार रखता है और ये एक तरह से यहाँ पर हीरो का किरदार है, जबकि जो यहाँ पर खैरू है वो यहाँ पर विलन का किरदार अदा कर रहा है। तो गुलाब जिसकी बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बेटी थी ज़ुलेखा जिसका नाम था, तो ज़ुलेखा जो है वो जो अपनी दादी के नाम पे उसका नाम ज़ुलेखा रखा गया। और बच्चे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन इसकी बुरी बुरी आंखें और ख़ूबसूरत सा चेहरा इसका और इसको मासूमियत इसके चेहरे पर वो और उसको बहुत खूबसूरत बना दिया करते थे। तो गुलाब जो है रोज़ाना रईस गौस बख्श, रईस कहते हैं दौलतमंद आदमी को, गौस बख्श एक आदमी था जो वहाँ का गांव का एक अमीर आदमी था, उसके बड़े तांगे थे और गुलाब जो है उसका तांगा चलाया करता था। तो जनाब इसका जवाब जो है वो 5 रुपये है, 5 रुपये रोज़
गुलाब जो है वो रईस गौस बख्श को जो है वो पैसे दिया करता था और बाकी जो बच जाते तो अपने घर का उससे खर्च चलाता था। और बहुत ही उसकी बीवी बहुत सुघड़ थी। पक्षी क्या है? यकीनी तौर पे ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा है ये पेपर के अंदर। पक्षी जो है वो घोड़ा है। और यहाँ पर वो साथी वो बच्चे जो सिंधी ज़ुबान माशाल्लाह बहुत अच्छी जानते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पक्षी जो है वो परिंदे को कहा जाता है जो बहुत तेज़ उड़ता है। और इसको पक्षी घोड़े को गुलाब इसलिए कहा करता था क्योंकि ये सरपट दौड़ता था, बहुत तेज़ दौड़ता था और सबको पीछे छोड़ दिया करता था, इसीलिए गुलाब ने इसका नाम पक्षी रखा हुआ था। गुलाब की किस के साथ तकरार हुई थी? ये किस कौन था जिसके साथ बहस छिड़ी थी कि जो है ये घोड़ा सिंधी है या घोड़ा अरबी है? सॉरी, बल्कि खैरू कह रहा था कि घोड़ा जो है वो अंग्रेज़ों की जंग जो हुई थी दूसरी जंग में, और उसमें जंग अजीम में उसमें जो घोड़े बेकार हो गए थे, ये उनमें से एक लाट के अंदर आया था। जबकि वो गुलाब जो कहता कि ये अरबी घोड़ा है। लेकिन ये झगड़ा वहाँ जाके ख़त्म बज़ाहिर तो हो गया था रईस गौस बख्श के पास, कि जब वहाँ गया उसने बताया कि ये तो सिंधी घोड़ा है और ये अदले बदले में जो है वो लिया गया था। लेकिन खैरू के अंदर जो आग लगी थी, हसद की आग, वो लड़ाई अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। गुलाब की बेटी का नाम क्या था? मैंने आपको बताया जुलेखा उसका नाम था और दादी के नाम पे उसका नाम जुलेखा रखा गया था। इसी तरह से अगली एमसीक्यूज़ और आखिरी एमसीक्यूज़ इस सबक के हवाले से कि गुलाब की बीमारी के दिनों में रईस ने घोड़ा किसके हवाले कर दिया था? जी हाँ, खैरू ने कान भर दिए थे। हकीकत भी ये है कि घोड़ा अगर 3-4 महीने खड़ा रह जाए तो बेकार हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। घोड़े और मर्द के अंदर यही खासियत है कि अगर बैठे बैठे खाना पीना सब मिल जाए तो किसी काम के नहीं रहते। तो मर्द की शान भी ये है कि वो काम करने वाला, जो मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना बहाता है, मर्द वही कहलाता है। घोड़ा भी जो दौड़ता भागता रहे वही जो है घोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है और उसी को जो है वो जो है आगे फ़ायदेमंद भी साबित होता है। तो यहाँ पर जो है वो खैरू ने कहा कि अब तो गुलाब बीमार पड़ गया और उसका बुखार ख़त्म होने में नहीं दे रहा और इस तरह जो है वो घोड़ा ख़राब हो जाएगा। हालांकि घोड़ा ख़राब हुआ नहीं था, लेकिन खैरू ने उस घोड़े को लेकर उसके ऊपर जिस तरह के जुल्म सितम किए, जितने उसके ऊपर नशे के आदतें उसके ऊपर डालने की कोशिश की और भूखा रखा और मारता पीटता रहा, उसके नतीजे में चंद ही दिनों के अंदर पक्षी जैसा प्यारा खूबसूरत शडोल डील वाला प्यारा सा घोड़ा जो है वो बिल्कुल अपनी हैसियत खो गया था और उसका जो वज़न है वो भी ख़त्म हो गया था और लंगड़ा कर चलने लगा था, क्योंकि उसने उसकी रान में कील घोंप दी थी और उसको आए दिन तकलीफ़ें दे था, उसके मार मार के उसकी खाल जो है उधेड़ दी थी। तो इस तरह से ये खैरू ने अपना बदला लिया। लेकिन खैरू से किसने बदला लिया? और खैरू जो है वो जर्द पीला पड़ गया था किसको देखकर? जनाब वो जो प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जुलेखा है, उसने जो है खैरू से बदला लिया था और वो जुमले कहकर जो उसने मुट्ठी भींच के और उसके सामने आकर सीना तान के उसने कहा था कि खैरू तू एक अच्छा आदमी नहीं, तू जो है वो तूने जो है उसको मारा है। याद है ना वो जुमला आपके सामने मैं बताता हूँ कि जुलेखा के गुस्से से बिछी हुई मुट्ठियाँ, चढ़ी हुई आस्तीनें और उसके नहायत जोशीले अल्फाज खैरू को यूँ लगे जैसे किसी ने दन इस पर जो है वो फायर कर दिया। तो वो जुमले क्या थे? खैरू टांगे वाले, खबरदार, जो तूने घोड़े को मारा, बेज़बानों को मारना बड़ा गुनाह है। तुमने हमारे पक्की को बेगुनाह मारा था, इसका गुनाह तुम पर ज़रूर पड़ेगा, खुदा तुमको कभी माफ़ ना करेगा। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि जो है वो खैरू ने किस तरह से जुलेखा ने जो है वो खैरू से बदला लिया था। तो ये तो थी जनाब इस हवाले से चंद एमसीक्यूज़। 2-4 बातें और बताता चलूँ। गुलाब का घोड़ा वाकई बड़ा उम्दा था। किस लिहाज से? गुलाब का घोड़ा जो है पक्की वाकई बड़ा उम्दा था। पक्की की आदत थी कि वो कभी डैश बर्दाश्त नहीं करता था, चाबुक कभी बर्दाश्त नहीं करता था। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई उसको चाबुक मारे, और जब चाबुक मारे तो बिल्कुल पागल दीवाना हो जाता था। इसी तरह से कहा जाए कि शाम को भी गुलाब डैश देखने की जो है वो सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखती थी। क्या थी उसकी शान? शाम को भी गुलाब की शान देखने की होती, क्योंकि गुलाब जब अपने दोस्तों की महफिल में आता था तो वहाँ आकर जो है फिर वो उस अपने घोड़े की तारीफ़ें करना शुरू कर दिया करता था, और यही चीज़ जो है वो हसद जो है वो उसको हमेशा रहती थी। गुलाब कॉलेज के एक डैश की बहुत तारीफ़ करता था, शागिर्द की, जो कराची से आया करता था। और इसी तरह से दूसरे दिन इसने डैश को भंग पिलाई, घोड़े को। और कौन सा घोड़ा था? जो है वो पक्की को जो है वो खैरू ने जो है भंग पिलाई थी।
इसके साथ ही डैश मोहब्बत से इसकी आंखों में आंसू बहने लगे, फरते मोहब्बत से। लफ्ज़ फ़र्त यानी बिल्कुल जज्बात के साथ। खैरू मैं तुझसे इस डैश का बदला लूँगी। ये जुमला किसने कहा था? ज़ुलेखा ने कहा था। और किस चीज़ का बदला लेगी? जुल्म का बदला लेगी। इसी तरह एक जुमला है, बेज़बानों को डैश बहुत बड़ा गुनाह है। बेज़बानों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर एक जुमला आया ना कि इसके चेहरे पे जैसे डैश का रंग पुत गया था, हल्दी का रंग पुत गया था। अगर ज़मीन डैश जाती वो इसमें समा जाता, अगर ज़मीन फट जाती तो उसमें समा जाता। ये जुमला किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ये जुमला जो है वो खैरू के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये तो थी मेरे प्यारे बच्चों इस वाली MCQ से मुतालिक जो है वो। अब अगली MCQs की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली MCQs हमारे पास क्या है। तो जनाब तैयार है ना? तो जनाब अगली MCQs हमारे पास है, आराम और सुकून सिन्फ़ अदब के लिहाज से डैश है जिसके खालिक डैश हैं। अब जल्दी से मुझे चैट के अंदर बताइए कि इसका जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों ने जवाब देना है जनाब। तो बिल्कुल चैट के अंदर मेरे कहने से पहले ही जो है वो चैट पर तेज़ी के साथ जवाबात आना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। आराम और सुकून सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये ड्रामा है। और ये ड्रामा जो है वो जो इसके मुसन्निफ़ हैं वो इम्तियाज़ अली ताज साहब, जो 1900 में पैदा हुए और 1970 में इंतकाल हुआ। तो जल्दी से बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं चाहूँगा कि वक्त को हम बचाएं। और चूँकि इस तरह के सेशंस मैं आपके साथ ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो मैं कम वक्त में बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ज़रा जल्दी से इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से जो अहम MCQs हैं वो हम उसको दर्ज करते हैं। इस वक्त इम्तियाज़ अली ताज कब पैदा हुए? 1900 में पैदा हुए। इसी तरह से इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए? तो इम्तियाज़ अली ताज जो हैं वो लाहौर में पैदा हुए। इनकी जो पैदाइश हुई वो लाहौर में। इसी तरह से इम्तियाज़ अली ताज की वालदा का नाम क्या था? अच्छा, अमूमन ऐसे लोगों का नाम पूछा जाता है जिनका अदब से ताल्लुक़ रहा है। तो इनकी वालदा का नाम मोहम्मदी बेगम। तो चूँकि इनकी वालदा एक रिसाला निकाला करती थी, उस रिसाले का तस्करा भी अभी मैं आपके सामने करता हूँ। तो वो तहज़ीब निस्वा के नाम से वो रिसाला था। तो इसी वजह से वो बहुत मशहूर थी, अदबी माहौल इनको अपने घर से ही मिला था। तो मोहम्मदी बेगम जो हैं वो इनकी वालदा का नाम था। इम्तियाज़ अली ताज के वालिदैन औरतों के लिए कौन सा रिसाला निकालते थे? तो उसका नाम था तहज़ीब निस्वा। तहज़ीब निस्वा यानी ख़वातीन के हवाले से, ठीक है। तो तहज़ीब निस्वा इसका नाम था। इम्तियाज़ अली ताज ने तालिब इल्मी के ज़माने में कौन सा रिसाला निकाला? यानी जब आप दौरे तालिब इल्मी में थे, जब आप जैसे आप लोग तालिब इल्म हैं तो कॉलेज के दौर में इन्होंने एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था कहकशां। इम्तियाज़ अली ताज ने अपने दौरे तालिब इल्मी के अंदर एक रिसाला निकाला था, उस रिसाले का नाम था कहकशां। इसी तरह मशहूर ड्रामा अनारकली किसने लिखा? इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का ये खूबसूरत सा ड्रामा था। इम्तियाज़ अली ताज ने उर्दू अदब के लिए कौन सा मशहूर मज़ाहिया किरदार तख्लीक किया? जी हाँ, ये जो आपको अब मैं 7वीं MCQs बताने लगा हूँ इसका जवाब है चचा छक्कन। ये एक बहुत ही मज़ाहिया किरदार था चचा छक्कन का। आप अपने अगर वालिदैन से पूछेंगे तो यकीनी तौर पे उन्होंने अपने बचपन में ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। इम्तियाज़ अली ताज का एक मज़ाहिया किरदार था जो रेडियो के ऊपर आया करता था और चचा छक्कन के नाम से जो है ये मशहूर थे। ये इनका मज़ाहिया किरदार है। आपको याद होगा कि इसी तरह का हमने जो है वो अशफाक अहमद साहब के हवाले से भी हमने पढ़ा था, याद है? तो ज़रा जल्दी से बताएं मुझे, अशफाक अहमद साहब जो हैं उनका जो मज़ाहिया किरदार था उसका क्या नाम था? जल्दी से। जी हाँ, मुझे पता है, बहुत तेज़ी के साथ आप बताना शुरू करेंगे और बेचैनी भी आ रही होगी। जी हाँ, तलकीन शाह। वेरी गुड, शाबाश। तलकीन शाह जो है वो अशफाक अहमद का मज़ाहिया किरदार था और इनका जो मज़ाहिया किरदार है वो क्या है? मैंने आपको बताया चचा छक्कन। इस तरह इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल कब हुआ? ये 8वीं MCQs आपको बता रहा हूँ और इसका जवाब है 1970 में, यानी आपने 70 साल की उम्र में आपने इंतकाल किया। इसी तरह से कुर्तुबा काजी, आप अगर अपने बड़े बहन भाइयों से या वालदा वालिद से पूछेंगे तो आपको बताएंगे बहुत ही शानदार एक ड्रामा था। उस ड्रामे का नाम था कुर्तुबा का काजी। और कुर्तुबा काजी जो है
ये किसकी तख्लीक है? ये इम्तियाज़ अली ताज साहब की तख्लीक थी है। इसी तरह इस मुसन्निफ़ के हवाले से जो 10वीं MCQs आपको मैं बताने लगा हूँ, ड्रामा अनारकली कितने एक्ट पर मुश्तमिल था? तो इसका जो जवाब है वो है 3 एक्ट, 3 किरदारों पर ये मशहूर था और 3 दफ़ा सीन आते थे, पर्दा हटता था और फिर एक नया सीन क्रिएट होता था, यानी पूरा स्टेज तब्दील हो जाता था। जितनी दफ़ा ये पर्दा उठता था और जितनी दफ़ा नए सीन आते थे, उस लिहाज से इसको एक्ट कहा जाता है। ज़्यादातर ड्रामे यक बाई होते थे, यानी एक एक्ट पर मुश्तमिल होते थे, लेकिन इम्तियाज़ अली ताज ने एक नई रीत, एक नई रिवायत डाली और उसमें 3 एक्ट पर जो है वो ड्रामे इन्होंने पेश किए। अब अगर हम बात करें ड्रामा आराम और सुकून के हवाले से, जो यहाँ पर MCQs हैं, घर का नाम आते ही किस चीज़ का तसव्वुर जो है उभरता है हमारे जहनों में? यकीनन हमारे जहनों में जो है वो आराम और सुकून जो है वो उभरता है। यकीनन घर नाम ही आराम और सुकून का है। दूसरी MCQ है, घर के अफराद की किस वजह से आराम और सुकून ख़त्म हो जाता है? जी बताइए इसका जवाब। जी हाँ, घर के अफराद की किस वजह से आराम और सुकून ख़त्म हो जाता है? उनकी बेवकूफ़ी, उनकी नादानी, कम अक्ली की वजह से घर का जो आराम और सुकून है वो बर्बाद हो जाए। जैसे खातून बज़ाहिर तो अपने शौहर के लिए बड़ी मोहब्बत रखती थी, लेकिन अपनी नादानी और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से घर का सुकून उन्होंने बर्बाद कर रखा था। इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे में किस चीज़ का नक्शा खींचा है? बिल्कुल सही, घर का नक्शा खींचा है इसके अंदर। डॉक्टर साहब के ख्याल में मियाँ को किस चीज़ की ज़रूरत थी? आराम और सुकून को। डॉक्टर साहब के ख्याल में मियाँ को किस चीज़ की ज़रूरत थी? आराम और सुकून की। मियाँ को घर में आराम क्यों ना मिल सका? इसका जवाब क्या हो सकता है? नौकरी की वजह से, बच्चों की वजह से, हमसाए की वजह से, या बीवी की जहालत की वजह से? तो इसका जवाब बीवी की जहालत की वजह से, क्योंकि वैसे लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन बहरहाल उनकी ये कम अक्ली और नादानी थी जिसकी वजह से मियाँ को घर में आराम नहीं मिल रहा था। इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार कौन है? अक्सर लोग इसके अंदर मरकज़ी किरदार शौहर को बना देते हैं, हालांकि मरकज़ी किरदार इसमें शौहर नहीं है, इसमें मरकज़ी किरदार ही बीवी का है। और मियाँ ने आराम के लिए कहाँ का रुख किया था? जी हाँ, दफ्तर का रुख किया था। और इम्तियाज़ अली ताज की वजह शौहरत क्या है? इनकी वजह शौहरत जो है वो ड्रामा निगारी है। ये आपको इस तरह से मैंने 18 MCQs मैंने आपको इस सबक से मुतालिक बताया, और ये 2 जो आपके सामने लिखे यानी 20 MCQs। और इसी तरह जो पिछला सबक था उसके अंदर मैंने आपको कितनी बताए थे? ज़रा गिन के बताइए, मैंने कितनी MCQs बताई हैं आपको? उसमें 10 एक बताई मैंने आपको, 6 एक बताई और 6 एक, यानी 22 MCQs। यानी वहाँ अंदाज़ा लगाइए कि मैंने आपको 24 वहाँ और 22 यहाँ, तकरीबन मैंने आपको 46 यानी 46 MCQs मैंने अभी आपको बैठे बैठे बता दिए। मज़ीद 10 और बता रहा हूँ, नोट फरमा लीजिए इसको। सिर्फ डैश की वजह से हरारत हो गई। जो साहब थे, शौहर थे, उनको किस चीज़ की वजह से? तकान, ते काफ अलिफ नून साकिन, तकान और थकान दोनों का इमला बिल्कुल दुरुस्त होता है। ते के बाद 2 चश्मी है लगा दें तब भी, और ते के बाद काफ अलिफ का लिख दें, तकान भी, दोनों जवाब इसका दुरुस्त है। दवा की डैश ज़रूरत नहीं, दवा की मतलक ज़रूरत नहीं। तो मतलक की यानी हरगिज़, मतलक का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं दवा की। खामोशी डैश को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, आसाब को, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है वो खामोशी अगर मिले, समंदर के किनारे जब खड़े होते हैं तो आपके आसाब को बड़ी एक सुकून मिल रहा होता है और एक तक़वियत मिल रही होती है, आपको रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो पूरा अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है वो खामोशी में ज़्यादा जो है वो तक़वियत पकड़ता है, मजबूती पकड़ता है। ये सब हरकतें इसकी हैं। वो मुलाजिम कौन था जिसकी हरकतें थी सारी? लल्लू की, ठीक है जी। और आपने रीठे डैश को कहा था गोदाम में ढूंढ रहा था, ये जुमला किसने कहा था? लल्लू ने कहा था। और रीठे क्या करने के लिए कहा था? कूटने के लिए। और हावन दस्ते में कूट रहा था ना, हावन दस्ता घरों में होता है, आपको पता है आपको, ठीक है जी। और इसी तरह से छठा है कि डैश का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता। किसका दिल पुर होने में नहीं आता और किस चीज़ पे उसका दिल आया हुआ था? जी हाँ, जवाब इसका साहबजादे जो बच्चा था उसका दिल पुर होने में नहीं आ रहा था। और किस चीज़ से दिल पुर होने में नज़र नहीं आ रहा था उसका? यानी जो वो गाड़ी जो बाज़ार से ले आया था उससे बस उसका दिल भरता ही नहीं था। सातवां है कि कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा। आठवां, जब
उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? बीवी ने किस मौके पे कहा था? जब शौहर ने टेलीफोन उठा लिया था और जो है वो उसने खातून को कहा था कि ठीक है जब वो आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा, तो नाम नहीं पूछा था कि टेलीफोन पे कौन खातून है, तो बेगम ने इस जुमले पे ये कहा था। और इसी तरह तुम खुदा के लिए इन हमसाए के हारमोनियम और गाना बंद करा दो। हमसाए के साहबजादे, तो हमसाए जो थे यानी पड़ोसी के जो साहबजादे थे वो हारमोनियम बजा रहे थे, जो गिटार नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पुराने वक्तों में। तानसेन भी जो है वो हारमोनियम बजाया करता था। और 10वां और आखिरी एमसीक्यूज, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? किसका खून निकल आया था? बच्चे का खून निकल आया था, गिर गया था, चोट आ गई थी और उस पर वो रो रहा था। तो ये था प्यारे बच्चों आज के हवाले से हमारी क्लास, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के ये 46 यानी 46 और ये 10 56 MCQs मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी MCQs हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसको आगे शेयर करना ना भूलिएगा, इसे याद करना ना भूलिएगा, लोगों के साथ इसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। इसी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो चीज़ों को सीख पाएंगे। आज की इस चौथी किस के साथ अपने टीचर अहमद समद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के दिन 5वीं किस्त लेकर आऊँगा आपके लिए ठीक 10:15 बजे। रेडी रहिएगा, इसी तरीके से आपके साथ लाएंगे इंशाअल्लाह ढेरों सारे MCQs। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।